अभी क्या पढ़ रहे हैं लोग, जैसे देख रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास पॉलिटिकल साइंस। ओके, इसमें कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं लोग? चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 का नाम क्या है? सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। और आज है लेक्चर 4। इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं लोग? तो एक लेक्चर में थ्योरी कर रहे हैं लोग और सेकंड लेक्चर में एमसीक्यू और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं लोग। उसी तरह कल तीसरा हुआ था, तीसरा में क्या पढ़े थे लोग? कुछ थ्योरी पढ़े थे, समझे थे, सीखे थे। क्या पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिए आप लोग? यदि आप लोग को थ्योरी कंप्लीट है तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? 25 एमसीक्यू क्वेश्चन और 10 लघुत्तरीय प्रश्न। ये जो जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से याद है। बोलिए कैसे याद है? नोट्स याद है तो मानिए आपको ये भी याद है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए ये क्या है? पिछले क्लास में पढ़ते थे। फर्स्ट टॉपिक क्या था? संघीय शासन व्यवस्था। इसे हम लोग संघवाद भी बोलते हैं। सेकंड क्या है? संघीय शासन व्यवस्था बनाम एकात्मक शासन व्यवस्था। दोनों में डिफरेंस पढ़े थे लोग। अब संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर याद है कि याद है? याद है। अगला यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था के मुख्य विशेषताएं। तो कुछ महत्वपूर्ण विशेषता पढ़े थे लोग। अब परीक्षा में सवाल भी आया था। क्या सवाल आया था? संघीय शासन व्यवस्था की 2 विशेषताओं को लेकर क्वेश्चन आया था ना। तो जनरली 2 पूछता है, बट आपको पूरा याद होना चाहिए। अगला भी यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था का गठन कितने टाइप से गठन होता है? 2 टाइप से होता है। तो देखिए भारत में संघीय शासन व्यवस्था है क्या? अमेरिका में है क्या? दोनों संघीय शासन व्यवस्था का गठन एक समान हुआ है? अमेरिका वाला इंडिया से क्या है? अलग है। तो बताइए भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था गठन हुआ है किस तरह हुआ है? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? ऊपर से नीचे। और अमेरिका में नीचे से ऊपर। यानी भारत में किसको ज्यादा पावर है? केंद्र को है। और अमेरिका में सब याद है ना। ओके, फिर पढ़ते संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य। दोहरा उद्देश्य पढ़े थे लोग। और लास्ट था भारत में संघीय शासन व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है, या जब आजाद देश हुआ था ना अपना उस समय क्यों पड़ी थी। तो ये सब पढ़े थे लोग। ये सब यदि आपको याद है, सब पता है, तो आप जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना सब आप खुद बता देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाता है। क्या लिखा गया यहाँ पर? वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो कितना ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं लोग? टोटल 25 देखने वाले। देखते हैं आप कितना बता पाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया यहाँ पर, संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का वितरण किस प्रकार होता है? ऑप्शन नंबर ए, क्षैतिज रूप से केवल केंद्र के पास, ऊर्ध्वाधर रूप से केवल राज्यों के पास। तो ऊर्ध्वाधर रूप से। तो संघीय शासन व्यवस्था में कैसे वितरण होता है? ऊर्ध्वाधर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक कर देंगे। अगला यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था में कितने स्तर की सरकारें होती हैं? संघीय शासन व्यवस्था ऑप्शन ए 1, बी 2 या अधिक, सी 4 केवल राज्य सरकार, 2 या 2 से अधिक। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे दोनों क्वेश्चन पढ़े से पता नहीं पता था। अब ये देखते हैं, नागरिकों की दोहरी पहचान से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए, 2 बार जन्म लेने से, बी 2 देशों की नागरिकता, सी राज्य एवं राष्ट्र दोनों की पहचान होना, डी केवल राज्य से संबंध होना। तो दोहरी पहचान होने के राज्य की भी पहचान होती है और एक राष्ट्र की। जैसे हम लोग का दोहरी पहचान क्या है? हम लोग बिहारी के साथ साथ क्या है? भारतीय। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी तो सी टिक करो। सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में संघीय व्यवस्था किस संविधान के आधार पर संचालित होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मौखिक संविधान, बी परंपरागत व्यवस्था, सी लिखित संविधान, डी धार्मिक ग्रंथ। तो भारतीय जो संघीय शासन व्यवस्था है किस पर आधारित है? लिखित संविधान पर आधारित है। पढ़ते लो ना, यह बात कहां पढ़ते लो? तो संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता में पढ़ते लो ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघीय शासन व्यवस्था की कौन सी विशेषता ध्यान देंगे नहीं है? क्या बोला गया है? नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है परीक्षा में आप नहीं पढ़ पाते हैं लोग, तो जब चारों ऑप्शन पढ़ेंगे ना तब पता लगेगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन गड़बड़ पढ़े। तो फिर क्या होता है, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता लगेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, आप चारों ऑप्शन पढ़ के टिक कीजिए, आदत लगाइए। बस में रहे ना। चलिए तो ऑप्शन ए दिया है दोहरी सरकार। तो बोला विशेषता नहीं होती, बट दोहरी सरकार वाली विशेषता क्या होती है? होती है अविभाजित सत्ता। अविभाजित सत्ता माने क्या हुआ? सत्ता का विभाजन नहीं हुआ होता। क्या संघीय शासन व्यवस्था में ऐसा होता है क्या? संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है? ऊर्ध्वाधर विभाजन। पढ़े लो ना। तो कौन विभाजन विभाजन है या नहीं है? यानी सत्ता विभाजित है बट ये अविभाजित। इन सही है गलत है? ये विशेषता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। बट आगे भी देखते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका ये तो होती है। लिखित संविधान ये भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर सही है। अगला क्वेश्चन, एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए सत्ता का विभाजन। क्या सत्ता का विभाजन है? यदि सत्ता का विभाजन होता तो क्या होता?
संघीय शासन व्यवस्था होता है, बट यहाँ एकात्मक बोला है। बी राज्यों को स्वायत्तता, सी केवल केंद्र सरकार की सत्ता, डी स्वतंत्र न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी हो केवल केंद्र सरकार की सत्ता, किसमें? एकात्मक शासन व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन, अच्छा एकात्मक शासन व्यवस्था कहां पर है? कोई देश का नाम बताइए जहां एकात्मक शासन व्यवस्था है। चीन, वेरी गुड, है ना। और भी बहुत सारे देश हैं। कैसे क्या है सब आपको आगे धीरे धीरे मिलेंगे और नहीं मिलेंगे, मतलब जब देखिए जितना जरूरत है ना उतना आपको बताया जा रहा है, पूरा कंप्लीट करके चलना। सुनाई दिया, एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं जा रहा है। किताब पढ़े थे याद है लाइन बाई लाइन सभी। अच्छा अभी तक दबाव महसूस हुआ आप लोग? नहीं ना हुआ तो कंप्लीट करते चलिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या दिया, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? ऐसे एकात्मक शासन व्यवस्था है। ऑप्शन ए भारत, क्या भारत में एकात्मक है? नहीं। बी अमेरिका, अमेरिका में है? नहीं। सी फ्रांस, फ्रांस में, तो फ्रांस तो अभी मैंने नहीं ना पढ़े थे लोग। डी दे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में भी क्या है? संघीय शासन व्यवस्था है। इसमें कौन सा ऑप्शन है जो और मिल रहा है? सी तो सिटी कर सही है। यानी फ्रांस में भी कैसी शासन व्यवस्था है? एकात्मक। चीन में भी कैसी शासन व्यवस्था है? एकात्मक। याद रखे सभी लोगों को। चलिए अब यहाँ लिखा गया है, एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी जनता, डी पंचायत। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिकल, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की पद्धति से विकसित हुई है? भारत में संघीय शासन व्यवस्था कैसी पद्धति से विकसित हुई है? ऑप्शन ए नीचे से ऊपर, बी ऊपर से नीचे, सी सैद्धांतिक आधार पर, डी ऐतिहासिक समझौते से। तो ऊपर से नीचे है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे, सही है। चलिए अच्छा यही रहता मान लीजिए अमेरिका, तो क्या होता है? नीचे से ऊपर होता है। नीचे से ऊपर संघीय गठन प्रणाली का उदाहरण है, नीचे से ऊपर। ऑप्शन ए बोल रहे हैं भारत, बी बेल्जियम, सी अमेरिका, डी स्पेन। तो क्या होगा? अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी होता है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर से नीचे संघीय गठन प्रणाली का उदाहरण है, ऊपर से नीचे। ऑप्शन ए अमेरिका, बी स्विट्जरलैंड, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। ऊपर से नीचे तो क्या है? भारत है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सिटी का, सही है। अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट अधिकारों का क्या तात्पर्य है? अवशिष्ट अधिकार बारे में बताया गया था, तो बताइए जितने भी अधिकार है, जितने भी विषय वस्तु है, जब संविधान लिखा गया उस समय कितनी सूची में बांट दिया गया? 3 सूची। तीनों का नाम याद है? कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो भी विषय वस्तु उस पर किसका अधिकार है? ओनली केंद्र का अधिकार है। केंद्र कानून बना सकता है, या जो भी करना कर सकता है कि नहीं। राज्य सूची वाला में ओनली राज्य का अधिकार है। अब आता है समवर्ती सूची में, दोनों का अधिकार है। समझिए दोनों का अधिकार है, मान लेते हैं दोनों का अधिकार है, तो उस पर क्या कि केंद्र सरकार भी कोई नियम बना दिया और राज्य सरकार भी बना दिया, ये कुछ और बनाया, ये कुछ और बनाया। तो किसकी जब विरोधाभास, दोनों को पावर है और दोनों अपना अपना काम कर दिया, तो किसकी मान्यता दी जाएगी? केंद्र को। किसकी मान्यता दी जाएगी? ये हम लोग पढ़ेंगे आगे आगे, यानी अगले क्लास में, ठीक है। और एक और बात बता दें आपको, अगले क्लास में जो भी पढ़ेंगे ना, मैक्सिमम बात ऐसा आएगा ना जो आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए पिछला क्लास का क्लियर होना बहुत जरूरी है। सुनाई दिया? और रिवीजन करते रहिए। तो अब चलिए, अब 3 गो सूची था, अब कोई चीज ऐसा है जो तीनों में कहीं वर्णन नहीं है, तो जब तीनों में कहीं वर्णन है तो कहां पाएगा? अवशिष्ट में ही ना बताया गया था। इसे एक सिचुएशन बताइए तो जो तीनों में कहीं वर्णन ही नहीं है। तो ड्रोन टैक्सी की बात किया गया था, साइबर क्राइम शुरू में नहीं था, जब हुआ तो नियम बना, तो नियम कौन बनाया? केंद्र सरकार बनाया। इसे अभी देखते हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रहा है, टेक्नोलॉजी है कि ना, तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी समझिए कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, उससे संबंधित कोई कानून बनाने से, एआई नाम सुने लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हालांकि नया नहीं है, बहुत पुराना है, बट यूज में आजकल ज्यादा आ रहा है ना। अब मान लीजिए इससे संबंधित कोई कानून बनाना है, जैसे मान लीजिए हम लोग जो एआई के यूज करते हैं, अब हो सकता है कि इसका यूज समाज के लिए खतरनाक हो जाए, तो थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगाया जाए कि आप ये चीजें नहीं कर सकते, मेरे पास में रहना। अब इससे संबंधित जो कानून बनाएगा वो कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। कौन बनाएगा? क्योंकि यह जो मुद्दा हुआ, यह जो टॉपिक हुआ, क्या कहीं वर्णन है? नहीं है, तो किस में जाएगा? अवशिष्ट में जाएगा, बस में रहना। तो ऑप्शन ए दिया है, अवशिष्ट अधिकारों का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए दिया है, ऐसे अधिकार जो केवल जनता के पास हो। बी, ऐसे अधिकार जो स्पष्ट रूप से किसी सूची में नहीं हो। सी, ऐसे अधिकार जो केवल न्यायपालिका के पास हो। डी, ऐसे अधिकार जो केवल स्थानीय निकायों को मिलते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक करना। क्यों? ये किसी भी सूची में है क्या? नहीं नहीं, कितने को समझा गया? एक और बात, ये सब चीजें सुन सुन के याद कीजिएगा।
अब भाई तो मान देखिए, सूची के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं लोग, अगले क्लास में मिलेगा, बट याद होगा नहीं याद हुआ। परीक्षा में संघ सूची क्या लिख सकते हैं लोग, या आगे तीनों सूचियों का नाम लिख सकते हैं लोग, किस पर किसका अधिकार है लिख सकते हैं लोग, पॉइंट में लिख सकते हैं अवशिष्ट अधिकार के बारे में। क्या ये बात लिख सकते हैं कि सर समवर्ती में दोनों का अधिकार है और दोनों बना दिए तो क्या होगा, तो किसका बात वैलिड होगा, केंद्र जो कानून बनाएगा वो वैलिड होगा, तो ये गलत। चलो यहां देखिए बोर्ड पर अगला क्वेश्चन, भारत में अवशिष्ट अधिकार किसके पास होते हैं? ऑप्शन नंबर ए राज्य के पास, बी ग्राम पंचायत, सी केंद्र सरकार, डी राष्ट्रपति। तो केंद्र सरकार ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अमेरिका में अवशिष्ट अधिकार किसके प्राप्त है? केंद्र और राज्य दोनों, किसी को नहीं, तो राज्य। अमेरिका में किसको प्राप्त है? राज्य को। अब भारत में किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को। तो अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए? 14 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, अभी तक जितना क्वेश्चन आया है इसमें कोई क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको पता ना हो? तो सब तो पता था ना, यानी सब पता। यदि नहीं पता इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपने नोट्स बढ़िया से पूरा नहीं किया है, ठीक है। ए बाबू हेलो, कल मेला कल का हो देख ले, चलिए बोर्ड पर क्लास में सो रहे हैं लोग कि ना, कल मेला गए थे लोग घूमने, अच्छा इसलिए सो रहे हैं लोग कि ना, कोई बात नहीं, घर पे कंप्लीट कर दीजिएगा। भारत की न्यायपालिका संघीय व्यवस्था में क्या भूमिका निभाती है? भारत की न्यायपालिका संघीय व्यवस्था में क्या भूमिका निभाती है? ऑप्शन नंबर, संसद को भंग करती है, ऐसा करती है क्या? ये सब कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, कॉमन क्वेश्चन होते हैं, नहीं पढ़े तो वो सही ऑप्शन पर जाएंगे, नहीं जाएंगे लोग। बी दिया है कानून बनाती है, सी दिया विवादों को सुलझाती है, डी राज्यों को नियुक्ति करती है। तो अब देखिए, अभी ये तो कंफर्म नहीं होगा, हालांकि पढ़े तब बोल रहे हैं सी होगा, सही गलत। और जो नहीं पढ़े होंगे ना उनके दिमाग में भी आ सकता है, आ सकता नहीं आ सकता है। चलिए, हालांकि ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए केंद्र के अधीन, क्या केंद्र के अधीन होती है? बी राज्य के अधीन, सी स्वतंत्र, डी राष्ट्रपति के अधीन। तो ऑप्शन नंबर क्या? सी। न्यायपालिका टोटल स्वतंत्र है, कहीं भी कोई गड़बड़ी हो उसके खिलाफ, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब ये कहीं विवाद वगैरह हो उसको सुलझाने का काम करती है, इवन यही डायरेक्शन देती है, सही गलत। कभी कभी देखते हैं लोग कोई कानून गलत होता है तो लोग कहाँ पहुंचते हैं? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पहुंचते हैं लोग? सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? न्याय करता है, करता है न्याय करता है। देखिए बोर्ड पर, संघीय शासन में न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए कानून बनाना, बी संसद चलाना, सी विवादों का समाधान करना, डी चुनाव कराना। ऑप्शन नंबर सी विवादों का समाधान करना, सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के अधिकतर अधिकार किस माध्यम से बांटे गए हैं? भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के अधिकार किस माध्यम से बांटे गए? ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री के आदेश से, बी लिखित आदेश से, सी 3 सूचियों के माध्यम से, डी चुनाव आदि। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी 3 सूचियों के माध्यम से। जो अधिकार बांटे गए हैं किस माध्यम से बांटे गए? यह समझिए, केंद्र और राज्यों के अधिकार किस माध्यम से बांटे गए हैं। तो ये भी हो सकता है लिखित आदेश से, अरे भी तो आपके दिमाग में आ सकता है ना, 3 सूचियों के माध्यम से भी आ सकता है। तो हम क्या बोले थे याद एक बार, यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको लगे कि 2 ऑप्शन सही है, थोड़ा सा भी डाउट वाला संभावना उत्पन्न हो, चूंकि बिहार बोर्ड क्या करता है, 80 क्वेश्चन देगा, 80 में कितना बनाना होगा? 40। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे? वो सवाल आप स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में तो 2 ऑप्शन सही है, अब उसे टिक नहीं करेंगे, अब मान लीजिए उसको छोड़ के आगे गए और हमसे एक सवाल घट रहा है, 39 को बन रहा है, लेकिन हमको उसका आंसर पता है कि ये है, तब उसको टिक करेंगे। यदि किसी क्वेश्चन मान लीजिए 3 ऑप्शन सही है, तो बिहार बोर्ड जब आंसर की जारी करता है ना, उसमें लिख देगा ए बी डी, यानी तीनों सही है। 2 सही है तो लिख देगा मान लीजिए बी सी, यानी दोनों सही है। सभी ऑप्शन गलत है तो लिख देगा सभी ऑप्शन गलत है, रॉन्ग ऑप्शन क्या लिख देगा? रॉन्ग। इस परिस्थिति में आपको मार्क्स मिल जाता है। यदि किसी क्वेश्चन में सभी ऑप्शन गलत है क्या होता है? आप कुछ भी टिक किए उसका नंबर आपको मिल जाएगा, समझ में आया। लेकिन थोड़ा सा भी डाउट की स्थिति में क्या करना है? क्वेश्चन स्किप करना है, आगे बढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में संघीय शासन की आवश्यकता क्यों थी? ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र की समाप्ति के लिए, बी विदेशी आक्रमण के लिए, सी विविधता और एकता के लिए, डी केवल राजनीतिक सत्ता के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी विविधता और एकता के लिए, सही है। यदि संघीय शासन व्यवस्था नहीं होता, क्या अखंडता बरकरार रहती? हालांकि इसे भी तो थोड़ा सा टूट गया। देशी रियासतों के पास कितने विकल्प दिए गए थे? 3 विकल्प थे, या तो भारत से जुड़े, या तो पाकिस्तान से जुड़े, या तो स्वतंत्र रहे। तो बताइए, जब मान लीजिए 2 उद्देश्य से जोड़ने का ऑप्शन है, स्वतंत्र होना माने, देखिए थोड़ा स्वतंत्र रहने में रिस्क था, क्या रिस्क था? ये छोटा रहेंगे फिर कौन आक्रमण करेगा, दिक्कत होगा, बस में रहना उतना सा डेवलपमेंट नहीं होगा, अब मिल के रहेंगे तो होगा। तो बताइए किस देश से जुड़ना अच्छा होता है?
जिस देश में संघीय शासन प्रणाली होती है, यानी लगभग सभी को अधिकार मिलने की उम्मीदें थी, वहीं पर ना लोग जोड़ते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर लिखा गया। अगला क्वेश्चन, भारत में संघीय व्यवस्था अपनाने का एक मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए आर्थिक समानता, बी सैनिक शक्ति, सी सांस्कृतिक विविधता, डी अंग्रेजों की नीति। इसे क्या होगा? सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक पढ़ाए थे ना? अच्छा बताया गया था संघीय शासन व्यवस्था के लिए कुछ कारण बताया गया था, क्यों आवश्यक था, लिखवाया गया था, उसमें था कि नहीं था? सांस्कृतिक विविधता। ऐसे बताइए, क्या आर्थिक समानता था उस समय? आर्थिक क्या था? स्थिरता था। आर्थिक रूप से देश क्या हो चुका था? कमजोर हो चुका था। सैनिक शक्ति, ये तो कोई था नहीं। अंग्रेजों की नीति, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टी करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी यानी 563। सही है, चलिए याद है ना सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन, संघीय शासन की आवश्यकता भारत को क्यों पड़ी? ऑप्शन ए जनसंख्या बढ़ाने के लिए, बी विविधता और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, सी केवल दिखावे के लिए, डी विदेशी शासन को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बी टिक कर दें। सही है गलत? अब ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये सब क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम है। तो फिर दिए क्या है? तो दिया गया कि आप नोट्स कितना से पढ़े हैं, कितना से नहीं पढ़े हैं, वो पता चले कि ना चले। मेरी बात समझ रहा है ना? लेकिन असल ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बताइए, अमेरिका में किसको ज्यादा अधिकार है? वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है? तो ये आपको ये देखिए, फिर से बोल रहे हैं, शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आपको रटना ही नहीं है। थ्योरी बढ़िया से पढ़ना, ऑब्जेक्टिव अंडा टिक करना। नहीं हो पता है फिर कहां जाना है? इसमें कुछ चीजें नहीं आ रही है, क्या करें? रटेंगे लोग, फिर कहां जाएंगे लोग? थ्योरी में जाएंगे, थ्योरी याद करेंगे, अंदाजी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाने का एक कारण क्या था? राज्यों को एकत्रित करना, कर बढ़ाना, चुनाव टालना, और शासन को कमजोर करना। राज्यों को एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अगला, निम्न में से कौन सा विषय केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है? ओनली केंद्र सरकार। तो ए दिया है पुलिस, बी दिया है शिक्षा, सी दिया है रक्षा, डी दिया स्थानीय शासन। ऑप्शन नंबर सी टी कर। ये पढ़े चलो ना, इवन अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगले क्लास में क्या होगा? ये चीजें पढ़ेंगे कि कौन केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, कौन राज्य में आता है, और कौन दोनों में आता है। आई मेरी बात समझ में? चलिए लास्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। देशी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए किस प्रकार की शासन व्यवस्था आवश्यक थी? देशी रियासत भारत में मिले तो कैसी शासन व्यवस्था आवश्यक थी? एकात्मक शासन या संघीय शासन? सीधे तानाशाही, डी लोकतांत्रिक तंत्र। अब ध्यान देना लो भाई, हेलो, संघीय शासन सही है, लोकतांत्रिक भी तो हो सकता है ना। सही गलत? अब इसमें विरोधाभास उत्पन्न होगा। तो अब आप सोचिए इसमें पढ़े कौन है? उसमें संघीय शासन पढ़े थे कि लोकतांत्रिक पढ़े थे? सही है भी, बट ये टिक करेंगे। ये भी एक रीजन था, क्योंकि संघीय शासन भी तो इसी से आधारित है। संघीय शासन का मन क्या होगा? ये इसी से कि नहीं है? है, इसलिए कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी। कितना समझ आ गया? समझ में आया? तो जो 25 MCQ थे, ऐसा बताइए इसमें कितने स्टूडेंट है जो पूरा का पूरा मतलब अंदाजी टिक कर पा रहे थे? कर पा रहे थे ना? चलिए बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं जो नहीं कर पा रहे थे? हाथ उठाइए। नहीं कर पा रहे थे, तो क्या आप नोट्स कंप्लीट किए हैं? कर लिए हैं? नहीं किए, इसलिए तो दिक्कत हुआ। चलिए तो कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आप पूरा टिक कर दिए? पूरा टिक कर पा रहे थे? चलिए वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अब यहाँ क्या लिखा गया है? VVI लघु उत्तरीय प्रश्न। कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे लोग, और इन सभी का आंसर आपको पहले से पता होगा। देखिए कैसे, और इसमें क्वेश्चन आंसर भी लिखा गया, क्यों लिखा गया आपको पता लग जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? संघीय शासन व्यवस्था क्या है? तो इसके आंसर लिख सकते हैं लोग। ओके, अगला क्वेश्चन, संघीय शासन और एकात्मक शासन व्यवस्था में दो अंतर लिखिए। कितना अंतर लिखना है? मात्र दो अंतर। लिख सकते हैं लोग? चलिए अगला, संघीय शासन की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। मात्र दो बताना। कितना बताना है? तब तो बहुत सारा पढ़े थे, कोई दो लिख देंगे लोग। भारत में 3 स्तरों की शासन प्रणाली कौन कौन सी है? कौन कौन सी बोली तो? भारत में 3 स्तरों की शासन प्रणाली कौन कौन सी है? हालांकि मेनली 2 ही स्तर है। ऐसा नहीं, एक मिनट, 3 स्तर था। कौन कौन? एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, और एक स्थानीय स्वशासन। तो सर कहीं कहीं दो कहे लिखते हैं लोग, सर दोहरी शासन व्यवस्था। तो स्थानीय स्वशासन और राज्य के अंतर्गत आ जाता है, राज्य सरकार के अंतर्गत आ जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरह के तो मेनली 2 है, एक केंद्र है और एक क्या है? राज्य है। तो राज्य में ही नहीं सब स्थानीय स्वशासन आ जाता है। जो भी यहाँ पर बिहार में चुनाव वगैरह होता है, सब
जो भी ऐसा नहीं, बिहार में जो क्या बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था चलता है, पंचायत को जो भी फंड वगैरह मिलता है सब राज्य सरकार देते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, चलिए भारत में संघीय शासन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके आंसर पता ही नहीं पता है, क्यों पड़ी थी बताइए तो। जब देश आजाद हुआ तो कितनी रियासतें थी, और सभी रियासतें में माने होता है ना अधिक से अधिक हमसे जुड़े, तो उसके लिए क्या आवश्यकता, ये आवश्यकता था। और क्या था, भाषा के आधार पर, जाति और धर्म, इन सभी में क्या था, विविधता था। तो विविधता को लेकर चलना था, बरकरार रखना था, कोई विभाजन न हो, इसके लिए भी क्या था, संघीय शासन जरूरी था। ठीक है, दो करा नहीं सकते हैं लोग। अगला क्वेश्चन, संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य क्या है? यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या रहे यहाँ पर, दोहरे उद्देश्य क्या है, लिख सकते हैं लोग, तो इसका आंसर नोट्स में है। अगला क्वेश्चन, संघीय शासन में स्वतंत्र न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है? क्या भूमिका होती है, इसका आंसर है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं, लिख सकते हैं लोग, तो अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? संघीय सूची, संघ सूची वाला कि राज्य सूची वाला कि समवर्ती सूची वाला, तीनों में से कोई नहीं रहती है। तो पता है ना भारत में यह किसे प्राप्त है, यह शक्ति किसे प्राप्त है, केंद्र सरकार को प्राप्त है। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे संघीय व्यवस्था में क्या अंतर है, लिख सकते हैं लोग, ऐसे पार्टीशन देखो, नीचे से ऊपर संघीय व्यवस्था, ऊपर से नीचे, लिख सकते हैं लोग ना, कोई दिक्कत, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं लोग। चलिए तो कंप्लीट होता है, कितने क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे लोग, भारत में संघीय शासन व्यवस्था, अच्छा भारत में संघीय शासन संविधान के किस आधार पर काम करता है, संविधान के किस आधार पर काम करता है? चलिए इसका आंसर देखा दिया है, भारत में संघीय शासन एक लिखित संविधान के आधार पर कार्य करता है। देखिए लिखित, इस हाईलाइट किया गया। तो भारत में संघीय शासन किस आधार पर काम करता है, लिखित संविधान के आधार पर कार्य करता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकारों को निम्नलिखित 3 सूचियों के माध्यम से बांटे गए। कितने सूची के माध्यम से, 3, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कोई दिक्कत, इतना लिख सकते हैं लोग। क्या इसमें कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं? अवशिष्ट अधिकार के बारे में, इस बारे में, अवशिष्ट जो खाली बच गया, तो जो खाली बच गया वो किसको अधिकार दे दिया गया, केंद्र सरकार को दे दिया गया है। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, केंद्रीय सूची में जो भी विषय वस्तु है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र का। तो अब होता है ना, थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग मिल जाती है, उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं लोग, बट इतना भी आंसर क्या है, पर्याप्त है। क्या है, 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आंसर क्या है, पर्याप्त। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसमें कुछ और भी चीजें लिख सकते हैं लोग। चलिए किसी दिक्कत, तो इस तरह क्या होता है, आज की क्लास में लोग क्या डिस्कस किए हैं, तो पिछले क्लास में जो भी हम लोग पढ़े थे लोग, उससे संबंधित जितना एमसीक्यू क्वेश्चन हो सका और जितने लघु के प्रश्न हुए सब क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। चलिए तो अगले क्लास में क्या करेंगे लोग, अगले क्लास में क्या करेंगे लोग, अगला थ्योरी पढ़ेंगे लोग, और फिर उसके बाद से जिस तरह चल रहा है प्रोसीजर यहाँ चलते रहेगा। तो आज का आप लोग का होमवर्क क्या होती है, आज का होमवर्क है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, कॉपी में आ जाना चाहिए। सुनाई दिया। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए चाहिए।